नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा क्षेत्र के कंजई घाटी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 2 व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, ट्रक और कार की सीधी भिड़ंत। परसवाड़ा के पोंगार छोड़ी के जंगल में एक व्यक्ति का मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल में करीब आधा सैकड़ा चिकित्सकों के पद खाली। 5 दिन तक बैंक रहेंगे बंद, 24 को छोड़कर 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे बैंक। कच्ची शराब पकड़ने गए आबकारी पुलिस पर हमला, एक आरक्षक गंभीर। तिरोड़ी थाने के लिंगा पोनार की घटना। लावारिस हालत में मिली मासूम बच्ची, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उकवा के छिंदी टोला की घटना। और बोर्ड परीक्षा की समय सारणी घोषित होने के साथ ही सक्रिय हुआ शिक्षा विभाग, ज्ञान पुंज दल करेगा स्कूलों की मॉनिटरिंग। और अब समाचार विस्तार से। कच्ची शराब पकड़ने गए आबकारी विभाग की टीम पर करीब 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने हमला कर एक आरक्षक को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं एक वाहन में भी जमकर तोड़फोड़ की। 19 दिसंबर को यह वारदात तिरोड़ी के ग्राम लिंगा पोनार में हुई। गंभीर रूप से घायल आबकारी के आरक्षक लखन चौधरी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। तिरोड़ी पुलिस ने इस मामले में 1 दर्जन लोगों के खिलाफ बलवा कायम कर जांच शुरू की है। बहुत ज़्यादा मात्रा में दारू मिला उसके यहाँ, ब्लाडर भी, डब्बे भी। गांव कौन सा था? लिंगा पोनार। हाँ। और लिखा पढ़ी होने के बाद फिर वापस गाड़ी में आए तो गाड़ी के सामने झुंड बना दिए, वो मारपीट करने लगे, गाड़ी भी तोड़फोड़ करने लगे। महिलाएं भी, बच्चों भी और आदमी भी। और फिर मारपीट करे। हाँ, सब इधर उधर भागे, गाड़ी में अंदर घुस गए, कांच तोड़ फोड़ कर दी। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम द्वारा 2 अलग-अलग राष्ट्र स्तरीय हड़ताल किए जाने का ऐलान किया गया है, जिसके चलते 24 दिसंबर को छोड़कर 21 से 26 दिसंबर तक सभी बैंक बंद रहेंगे। 5 दिनों तक बंद रहने के कारण बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने वाले ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं एटीएम सेवा के प्रभावित रहने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बैंक कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ने वेतन संशोधन, बैंकों का आपसी विलय और बैंकों के निजीकरण के विरोध सहित अपनी 12 मांगों की पूर्ति के लिए 2 अलग-अलग दिन हड़ताल करने का ऐलान किया है, जिसके चलते पहली हड़ताल शुक्रवार को होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं 22 दिसंबर को चौथा शनिवार होने के कारण ग्राहक बैंक से लेन देन नहीं कर पाएंगे। रविवार को अवकाश रहने के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं सोमवार को 1 दिन के लिए बैंक खुला रहेगा। वहीं बुधवार को वापस हड़ताल होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। बैंक कर्मचारियों के संगठन द्वारा किए गए हड़ताल के इस ऐलान के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान अग्रणी बैंक प्रबंधक दिगंबर भोयर ने बताया कि 24 दिसंबर को छोड़कर 21 से 26 दिसंबर तक बैंक बंद रहेगी, जिसमें बाकी दिन छुट्टी के चलते और 21 और 26 दिसंबर को हड़ताल के चलते बैंक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को सहूलियत प्रदान करने के लिए सभी बैंकों द्वारा उनके एटीएम में कैश की व्यवस्था कर दी गई है। नगर के वार्ड नंबर 5 बैहर रोड में कबूतर मकान की छत पर आने के विवाद को लेकर एक व्यक्ति को उसके पड़ोसी ने मारपीट करते हुए घायल कर दिया। घायल व्यक्ति दीपक नागेश्वर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक दीपक नागेश्वर नगरपालिका में चौकीदारी करता है। 20 दिसंबर को करीब 12 बजे दीपक ने कबूतर खोले और कबूतरों का झुंड प्रकाश के मकान की छत पर जा बैठा, जिसको लेकर प्रकाश ने दीपक को कबूतर संभाल के रखने की नसीहत दे डाली। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और स्थिति मारपीट तक जा पहुंची। वहीं घायल दीपक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
दीपक नागेश्वर। कहाँ रहते हो? भैया चौकी वार्ड नंबर 5। किसने मारपीट की है? वो प्रकाश मदनकर। और क्यों मारपीट की? सर वो मैंने कबूतर पाला हूँ सर, तो वो क्या हो गया, उनके घर के ऊपर जाके बैठे होंगे, तो उसी पर सर गाली गलौज करने लगा कि तेरे कबूतर को संभाल के रखा था, घर में रखा था। और वो गाली गलौज करने के साथ साथ सर आया उधर से दौड़ते हुए और मारना पीटना चालू करने लगा। कैसे मारपीट? सर वो अद्धा लेके आया था सर और मारना पीटना चालू कर दिया। उतने में उसकी माँ और बहन भी आ गए सर, सब बुराबारी करने लगे अकेले देख के। फिर बीच बचाव करने कौन आया? बीच बचाव करने कोई नहीं आया सर। हमारे यहाँ मिसेस थी अकेली, वो आई छुड़ाने के लिए, और वो बाजू की भाभियाँ लोग थी, वो लोग भी आए छुड़ाने के लिए। जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए जहां एक ओर शासन के द्वारा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को हाईटेक किया जा रहा है, तो वहीं बिस्तरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। लेकिन वर्तमान में जिला अस्पताल रोग विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहा है। वर्तमान में जिला अस्पताल में नाम मात्र के ही रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं, जिसके कारण जिले के ग्रामीण अंचलों से आने वाले मरीजों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे दूसरे राज्यों का रुख करने पर विवश हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में आधा सैकड़ा रोग विशेषज्ञों की कमी है, जिनकी पूर्ति अब तक शासन स्तर पर नहीं हो पाई है। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ और मानसिक रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ सहित अनेक पद ऐसे हैं जिनकी पूर्ति अब तक शासन नहीं कर पाया, जिसके कारण जिला अस्पताल प्रबंधन मरीजों को अन्य जिलों में अपना इलाज कराने की सलाह दे रहा है। यह भी बता दें कि जिला अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के 2 पद हैं, लेकिन महज एक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गांधी अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिन्हें लोकायुक्त के मामले में निलंबित कर दिया गया है, जिसके कारण आंख से जुड़े मरीजों को जिला अस्पताल में उपचार नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जिला अस्पताल प्रबंधन भी चुप्पी साधे हुए है। जिला अस्पताल में प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 37 रोग विशेषज्ञों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में 20 पद रिक्त हैं। वहीं द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले चिकित्सकों के स्वीकृत पद, जिसमें से केवल 11 चिकित्सक अपनी सेवाएं अस्पताल में दे रहे हैं, 20 पद अभी भी रिक्त हैं। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज ने सिविल सर्जन AK जैन से चर्चा की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, चिकित्सकों की बहुत कमी है। और मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं तो हमारे पास 37 विशेषज्ञों का स्वीकृति है और कार्यरत हमारे पास मात्र 17 हैं। इसका मतलब है कि 20 हमारे पास विशेषज्ञों की कमी है। और द्वितीय श्रेणी के चिकित्सक जो कि ड्यूटी करते हैं और रेगुलर काम करते हैं, उसकी 31 की स्वीकृति है और उसके विरुद्ध में हमारे पास मात्र 11 कार्यरत हैं, मतलब 20 चिकित्सक भी हमारे पास नहीं है। और जहाँ तक ये सवाल है कि टीबी विशेषज्ञ हमारे पास नहीं है, दंत रोग विशेषज्ञ नहीं है हमारे पास, अस्थि रोग विशेषज्ञ 3 पद हैं तो 1 ही पद है, और हमारे पास सर्जिकल विशेषज्ञ 4 पद हैं तो 1 ही पद है, 1 ही चिकित्सक हमारे यहाँ काम कर रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ के 2 पद हैं, उसमें से 1 ही स्वीकृत पद पे कार्य हो रहा है और वर्तमान में लोकायुक्त प्रकरण के कारण वे चिकित्सक भी निलंबन में हैं, तो वो भी निलंबित हैं। पर हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ये किया है, 23 तारीख को हम कैंप करते हैं और ऑपरेशन जो हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमने ये व्यवस्था दी है कि जबलपुर से उनके ऑपरेशन कराए जा रहे हैं। आसपास के जिलों में भी चिकित्सकों की कमी है, इसलिए हमने शासन से प्रयास किया है कि हमें कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ मिले, तो वो नहीं मिल पा रहे हैं। और शासन ने 1-2 बार PG बॉन्डेड कैंडिडेट को यहाँ भेजने का प्रयास भी किया था, लेकिन उन्होंने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों की तो कमी है और जितने उपलब्ध संसाधन हैं उनके साथ जो हो सकता है अपन कार्य सेवाएं दे रहे हैं। सर, अपने स्तर पे देखा जाए तो क्या चिकित्सकों की जो कमी का कोई प्रभाव पड़ रहा है सर? नहीं, निश्चित रूप से जब आप 37 के अगेंस्ट में 17 हैं तो निश्चित 20 कम हैं, तो बहुत ज़्यादा कम है। 1-2 कम हो तो आदमी मैनेज भी करे, लेकिन हमारे पास तो लगभग आधे से ज़्यादा लोग नहीं हैं। पर भी अब और वर्कलोड बहुत है जिला चिकित्सालय में, आप भी देख रहे हैं, OPD अच्छी होती है हमारे यहाँ, मरीज भर्ती भी बहुत होते हैं। सर, जैसे अभी बीच में चल रहा था कि जो बेड बढ़ाए जाएंगे, तो क्या लगता है कि चिकित्सकों की कमी? नहीं, इसके बेड जब ये तो बेड बढ़ेंगे अगर, तो उसके साथ तो स्वीकृत पदों की संख्या भी और बढ़ जाएगी, तो उसके विरुद्ध में फिर हमें और चिकित्सकों की आवश्यकता तो होगी नेचुरली।
सर चिकित्सक शासन स्तर पर कोई प्रयास? नहीं, शासन स्तर पर पूरी शासन को ये पूरी बातें मालूम है, उनको अवगत कराया गया है। अब चूंकि ये तो एक प्रदेशव्यापी या देशव्यापी समस्या है कि चिकित्सक वास्तव में कम उपलब्ध हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी घोषित किए जाने के बाद शिक्षा विभाग भी अब सक्रिय हो चुका है। शिक्षा विभाग के द्वारा जिले में संचालित शासकीय स्कूलों की मॉनिटरिंग को लेकर ज्ञानपुर दल का गठन किया गया है, जिसके द्वारा ऐसे स्कूल जहां का परीक्षा परिणाम 30% से कम है, उन स्कूलों में जाकर वे अपनी सेवाएं तत्कालिक तौर पर देंगे, जिससे शिक्षा के स्तर में बेहतर सुधार हो सके। आपको बता दें कि चुनाव के चलते शासकीय स्कूलों के पढ़ाई में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण पाठ्यक्रम काफी पिछड़ चुका है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग चिंतित नजर आ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले के नेतृत्व में ज्ञानकुंज दल का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं के अभी टाइम टेबल प्राप्त हुए हैं। बोर्ड की जो परीक्षा है 10वीं और 12वीं की, वो 1 और 2 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। 1 मार्च से 10वीं की और 2 मार्च से 12वीं की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। अच्छा मैडम, अभी जो स्थिति बनी हुई है, जैसे काफ़ी कुछ बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हुई है चुनाव के कारण, तो इसके लिए कोई ऐसी शिक्षा विभाग व्यवस्था करेगा ताकि उनका वो कोर्स कंप्लीट हो? हाँ, अभी वर्तमान में चुनाव के कारण काफ़ी अध्ययन अध्यापन के कार्य में इरेगुलरिटी रही है, तो इसके लिए अभी हमको ऊपर से भी निर्देश हैं आयुक्त महोदय से कि लगातार आप लोग रेमेडियल क्लासेस और अध्ययन अध्यापन की तरफ सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। इस महीने में जितने भी लोग चुनाव में लगे थे सबको तत्काल वापस करवाया गया, जिससे कि वो अपने शालाओं में जाके अध्यापन का कार्य कर सके और बच्चों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई। अभी प्रॉपर वे में शालाएँ संचालित हो रही है या नहीं हो रही है, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए मॉनिटर करने के लिए 2-3 टीमें गठित की गई है जो कि मॉनिटरिंग कर रही है। जहां पर जैसे मान लीजिए हमारे पास ज्ञानपुंज दल के सदस्य हैं, तो इस ज्ञानपुंज दल का से तात्पर्य ये है कि ये जिले भर में भ्रमण करेंगे ये टीम, और जहाँ पर जिन स्कूलों में रिजल्ट कम है 30% से कम है, उन स्कूलों को पहले फोकस करेंगे और वहाँ जाकर वो जिस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट का टीचिंग वहाँ पे करवाएंगे उन स्कूलों में। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में साइंस का टीचर नहीं है, तो साइंस का हमारा ज्ञानपुंज दल का सदस्य वहाँ पहुँचेगा और वो उसको पढ़ाएगा। मैडम, ये जो टीम गठित की गई है ज्ञानपुंज दल, इसमें कितने सदस्यीय टीम है और क्या है? इसमें लगभग तो 8-10 सदस्यों की टीम होती है। हमारे यहाँ 8 सदस्य थे, लेकिन अभी उत्कृष्ट विद्यालयों की जो एग्ज़ाम हुई उसमें ये सिलेक्ट हो गए मेरिट बेस पे, इसलिए जिले लेवल के और ब्लॉक लेवल के उत्कृष्ट विद्यालयों में इनके सिलेक्शन होने के कारण इन लोग ज्ञानपुंज दल से को छोड़कर वो अपने रेगुलर पद पे चले गए हैं। अभी हमारे पास में केवल 3 सदस्य हैं और ये 3 सदस्य आज से ही उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए जाना शुरू कर दिया है, उनको हमने भेज दिया है। पहले हम उन शालाओं को फोकस करेंगे जहाँ पर 30% से कम रिजल्ट है। ऐसे बहुत कम शालाएँ हमारी 7-8 शालाएँ हैं जिसमें 30% से कम का रिजल्ट है, और एक टीम हमारी ADPC की होगी और APC की होगी, और एक टीम में जिला शिक्षा अधिकारी और उनके साथ में सदस्य पहुँचेंगे और ये मॉनिटर करेंगे कि प्रॉपर वे में जिले में पढ़ाई। रूपझर थाने की उकवा पुलिस चौकी क्षेत्र के छिंदी टोला में बीती रात एक मकान के पीछे झोपड़ी में 1.5 माह की बच्ची कंबल में लिपटी हुई लावारिस हालत में पाई गई। इस 1.5 माह की स्वस्थ बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में बालिका को लावारिस और असुरक्षित स्थान में छोड़े जाने के आरोप में पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू की है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर की शाम को चंडी टोला निवासी श्रीमती सावित्रीबाई मरस्कोले अपने परिवार के साथ घर में टीवी देख रही थी। शाम 8 बजे बिजली बंद होने के बाद सावित्रीबाई ने अपने घर के पास लकड़ी रखने की झोपड़ी में बच्चे के रोने की आवाज सुनी। सावित्रीबाई ने देखा तो कंबल में लिपटी हुई एक बालिका नजर आई।
जिसकी जानकारी उन्होंने डायल 100 को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस बच्ची को बरामद कर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी जानकारी उन्होंने डायल 100 को दी। तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस बच्ची को बरामद कर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस संदर्भ में आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा लेकर के आया और बताया गया कि एक नवजात शिशु है जिसको उकवा जो चौकी के अंतर्गत में उपजय थाना के अंतर्गत कोई दंपति ने बच्चे को लाया और किसी घर पे छोड़ दिया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, लगभग 1 से 1.5 माह का बच्चा है और उस परिवार के लोगों ने उस बच्चे को देखा, सुबह उठ करके वही बच्चा है और पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उस बच्चे को फिर जिला अस्पताल लाया गया, जिस बच्चे को अभी बच्चा वार्ड में रखा गया है। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पारासर की निगरानी। परसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटौरा पोंगार झोड़ी के जंगल में एक व्यक्ति का शव मिलने से इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश बरामद की। मृतक की शिनाख्त हरिलाल कोहरे पटौरा निवासी के नाम से परिजनों ने की। इस व्यक्ति की हत्या किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन पुलिस ने इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कह पा रही है। लालबर्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिहोरा के पूर्व सरपंच संजय टेम्भरे के नेतृत्व में गुरुवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार नितिन कुमार चौधरी को ज्ञापन सौंपकर सेवा सहकारी समितियों को बेची गई धान का जल्द से जल्द भुगतान करवाए जाने की मांग की। इस संदर्भ में किसानों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। गणेश सिंह बिसेन, सिहोरा, ग्राम पंचायत सिहोरा, ग्राम सिहोरा। किन समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन? यहाँ पर धान की खरीदी के संबंध में आए थे। ये हमारा तहसील ऑफिस लालबर्रा। क्या समस्या आ रही है? धान का पेमेंट नहीं हो रहा है। दिनांक 20/11/2018 से धान की खरीदी प्रारंभ है और उसी दिन से लगभग अत्यधिक संख्या में धान सोसाइटी में आ रहा है और अधिकांश धान आने के बाद भी नियम तो यह है कि 1 सप्ताह के भीतर धान का पेमेंट देने का नियम है। लगभग 1 महीना लगभग 1 महीने के ऊपर होने जा रहा है, अभी तक पेमेंट नहीं। और मात्र किसान खेती के भरोसे, धान के भरोसे, अब करे तो क्या करे। तो वहाँ पे मतलब कितने ऐसे किसान होंगे जिन्होंने वहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से 25% से ऊपर किसान होंगे, लगभग कई हजारों कुंटल हर सोसाइटी में। एक ही सोसाइटी में नहीं, हमारे गांव की सोसाइटी में 1000 कुंटल के ऊपर धान भुगतान नहीं हो रहा है। ये समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब अंतिम में यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर के नाम, तहसीलदार महोदय के माध्यम से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 123 बटालियन बालाघाट के तत्वाधान में गुरुवार को नगर के मुलना स्टेडियम में विकास खंड स्तरीय इंटर स्कूल गर्ल्स मीट का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट अधिकारी राहुल सेठ की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। इस बालिका वर्ग प्रतियोगिता को 2 आयु वर्गों में संपन्न कराया गया। विकासखंड बालिका वर्ग प्रतियोगिता में बालाघाट एवं लालबर्रा विकासखंड की छात्राओं ने शामिल होकर अपने खेल का प्रदर्शन किया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार का वितरण किया गया। इसके अलावा अन्य सामग्री भेंट की गई। द्वितीय चरण में जिला स्तरीय प्रतियोगिता बालाघाट में आयोजित होगी, जिसमें विकास खंड स्तर पर संपन्न हुई प्रतियोगिता में से छात्राओं का चयन किया जाएगा। इस संदर्भ में सीआरपीएफ 123 बटालियन के सेकंड कमांडेंट राहुल सेठ ने क्या कहा, आइए जानते हैं। चल 800 बज गई ना, 800 करवा दिए। जी, मैं राहुल सेठ, द्वितीय कमान अधिकारी 123 वाहिनी सीआरपीएफ बालाघाट से। और ये आज जो हमारा इवेंट है ये बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए इंटर ब्लॉक इवेंट चल रहा है, जिसमें बालाघाट और लालबर्रा ब्लॉक की बच्चियां आई हैं। 2 एज ग्रुप में इनका है, बिलो 16, अंडर 16 और अंडर 19। और ये हमारा जो चल रहा है ये
लास्ट ईयर भी हमने एक एथलेटिक मीट कंडक्ट किया था, आपको अगर याद होगा तो इसी मुन्ना स्टेडियम में बालाघाट में 19 और 20 दिसंबर को, जिसमें सभी ब्लॉक की बच्चियां आई थी और उनके लिए एथलेटिक मीट हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसी तरह से इस साल भी करना है हमें, और ये हम करेंगे जनवरी सेकेंड वीक में, 5 से 10 जनवरी के बीच। लेकिन उससे पहले इस बार हमने इसमें एक चीज़ और जोड़ दी है, जो कि ब्लॉक लेवल में हम पहले खिलाड़ियों का चयन करेंगे, उन्हें स्पोर्ट्स किट मुहैया कराएंगे जिसको पहन के वो बच्चियां जो हैं प्रैक्टिस करेंगी, और फिर फाइनल में बालाघाट में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसी श्रृंखला में आज हमारा ये तीसरा लोकेशन है। हमने ये शुरू किया था 17 तारीख से वारासिवनी से। वारासिवनी में हमने वारासिवनी, खैरलांजी और कटंगी ब्लॉक की स्कूल की छात्राएँ आई थी। दिलीबाई स्कूल में हुआ था, आप जानते ही हैं, और वहाँ हमने हर ब्लॉक के स्कूल्स की बच्चियों को आपस में कॉम्पीट कराया, उन्होंने आपस में भाग लिया, और वहाँ से हमने हर इवेंट में फर्स्ट सेकंड चयन किया। उनको हमने किट बांटे हैं, शूज़ बांटे हैं, स्पाइक्स बांटे हैं, और उनके टी शर्ट्स भी अभी उन्हें देंगे हम। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तैयारी हैं, ताकि हर ब्लॉक जो है वो अपने बेस्ट एथलीट्स को यहाँ जो बालाघाट में फ़ाइनल होगा उसके लिए प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश शासन की अवधारणा एक शाला एक परिसर के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के प्रधान पाठकों को तृतीय और चतुर्थ चरण का प्रशिक्षण नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में दिया गया। इस प्रशिक्षण के अंतिम 2 चरणों में 70 प्रधान पाठक शामिल हुए। आपको बता दें कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने, अतिशेष 6 बेहतर उपयोग करने एवं विषयवार शिक्षकों की उपयोगिता, शाला में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और शिक्षा के स्तर पर प्रभावी निगरानी के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में एक शाला एक परिसर की अवधारणा लागू की गई है, जिसके तहत जिले के 10 विकास खंडों के कुल 35 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। बिंदु है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक समरी है कि शाला कार्यक्रम से तो अब पूरा परिसर जो है वो एक ही विद्यालय है और इसका एक ही। इस संबंध में बीआरसी नरेंद्र राणा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। एक शाला एक परिसर की एक नई अवधारणा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चालू की गई है, जिसमें हमारे पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं में 3 प्रकार की स्कूल हुआ करती थी। पहली से 5वीं तक को प्राथमिक शाला, 6वीं से 8वीं तक को माध्यमिक शाला और 9 से 12 को हायर सेकेंडरी कहा जाता था। इसमें 3 प्रमुख होते थे, प्राथमिक शाला का प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला का प्रधान पाठक और हायर सेकेंडरी का प्राचार्य। तो इसमें क्या होगा, यदि एक परिसर में 3 प्रकार की शालाएं हैं तो ये तीनों प्रकार की शाला मर्ज होकर एक शाला बन जाएगी और एक ही प्राचार्य वहाँ पर पदस्थ होगा और पहली से 12वीं तक एक साथ स्कूल लगेगा। इस तरह से वर्तमान व्यवस्था में 3 स्टाफ रूम, 3 स्टोर रूम, 3 प्राचार्य कक्ष का उपयोग किया जाता था। अब ओनली 1 स्टाफ रूम, 1 प्राचार्य कक्ष और 1 स्टोर रूम ही लगेगा। वहीं वारासिवनी के टेहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित प्रधान पाठकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुरुवार को समापन किया गया। इस संबंध में बीआरसी डॉक्टर जागेश्वर अजीत के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये एक शाला एक परिसर के संदर्भ में प्रधान पाठकों की एक प्रशिक्षण है, जिसमें सीधे वीसी के माध्यम से उनको उन्मुखीकरण किया जा रहा है। एक शाला एक परिसर मध्य प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें जो है एक ही परिसर में जो अलग अलग जो शालाएँ संचालित हो रही थी, अब ये सभी शालाएँ जो है वो एक हो जाएंगी और उसका जो टाइम टेबल एक होगा, उसका HM एक होगा और इससे जो है हमारा संसाधन का भरपूर उपयोग हो पाएगा। इसके उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में गुरुवार को DLED द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 452 परीक्षार्थियों के द्वारा विषय कोड 506 का पर्चा हल किया गया। इस संदर्भ में परीक्षा सहायक केंद्र अध्यक्ष संजीव कुमार मरावी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये DLED सेकंड वर्ष की परीक्षा है और इसमें जो विषय कोड है 506 और 507, तो आज जो है 506 विषय की परीक्षा चल रही है। ये परीक्षा जो है जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं उनको ट्रेंड करने के लिए शासन के द्वारा उपक्रम चलाया जा रहा है। ये परीक्षा करवाने के लिए उनको ट्रेंड किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी तरह वारासिवनी के 2 परीक्षा केंद्र टेहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और कमला नेहरू कन्या शाला में DLED द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन किया गया। इन 2 परीक्षा केंद्रों में 702 परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र कोड 506 का पर्चा हल किया। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय कॉलेजों की जनभागीदारी समितियों को निरस्त कर दिया गया है। इसके आदेश सभी शासकीय कॉलेजों के लिए जारी कर दिए गए हैं। जब तक
कॉलेजों में नई जन भागीदारी समिति का गठन नहीं होता तब तक कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति कार्य करेगी। अब तक विगत लंबे समय से जिले के सभी अग्रणी महाविद्यालय जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में विधायक गौरीशंकर बिसेन पदस्थ थे। अब पीजी कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका मनोनयन शासन स्तर से ही होगा। इस संबंध में पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये उच्च शिक्षा विभाग से है आदेश कि जो जन भागीदारी अभी समिति कार्यरत थी वो उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया है, इसलिए उनको वो किया जाता है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए समितियों को निरस्त किया जाता है। अब इसकी अगली प्रक्रिया में क्या होगा? अगली प्रक्रिया जन भागीदारी समिति में जब अध्यक्ष मनोनीत होंगे, है ना, उसके पहले तक कलेक्टर साहब चूँकि उपाध्यक्ष होते हैं तो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में समिति कार्य करेगी और फिर शासन से नए अध्यक्ष नियुक्ति होगी। तो मनोनयन के लिए अगले मतलब वो आदेश निकलेंगे? हाँ, मनोनयन के आदेश निकलेंगे, वो शासन स्तर से होता है। ये कितने साल का होता है सर? ये सामान्यतः जितने वर्ष का कार्यकाल होता है, जैसे विधायक महोदय मान लीजिए तो उनका 5 साल का कार्यकाल है, तो जितना कार्यकाल उनका होता है उतना ही कार्यकाल जन भागीदारी के अध्यक्ष का होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से चूँकि वो कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए वो एक मतलब कहने के लिए आदेश भर है नॉमिनल, पर वो अंडरस्टूड है वो कि सामान्यतः जो ही कार्यकाल पूर्ण हुआ, विधानसभा बदल गई ना, तो वो वाला कार्यकाल पूरा हो गया, तो स्वाभाविक रूप से सबका वो शासन नहीं बदलता तो भी ये स्थिति बनती है उसमें। तो जैसे मान लिया तो चांस की बात है कि अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई है तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको ऐसा आदेश निकाला है, पर नहीं होता तो भी ये नए सिरे से ही सब होता है, नए विधानसभा में नए सिरे से बनते हैं। तो ये सभी शासकीय कॉलेज सभी पूरे मध्य प्रदेश के। नगर के मोती तालाब के पास इंदिरा नगर वार्ड नंबर 24 में संत गाड़गे बाबा मंदिर में संत गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला धोबी रजक समाज एवं नगर समिति द्वारा पुण्यतिथि मनाई गई एवं समाज के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर एकता का परिचय दिया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन गायक ईशुलाल गौतम मंडली द्वारा भजन कीर्तन की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। नूतन कला निकेतन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर में आयोजित 4 दिवसीय 16वें बाल समारोह का गुरुवार को समापन किया गया। समारोह के समापन पर नूतन कला निकेतन में स्कूली बच्चों की एक आकर्षक रैली निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों व चौक चौराहों का गश्त करते हुए वापस निकेतन पहुंची, जहां पारितोषिक और पुरस्कारों का वितरण कर समारोह का समापन किया गया। 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित इस 16वें बाल दिवस समारोह में विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑल ओवर चैंपियन महर्षि विद्या मंदिर बालाघाट को घोषित किया गया। अपनी समाप्ति की ओर है, जिसमें हमें यातायात पुलिस प्रशासन का और इसकी पहली जब बैठक हुई थी यहाँ पे, उस समय मैं भी उपस्थित था। जिस प्रकार का उत्साह बच्चों ने दिखाया है, स्कूल के प्राचार्यों और प्रबंधकों ने दिखाया है, निश्चित रूप से वो काबिल तारीफ है। जहाँ हम बड़े बड़े उत्सव देखते हैं, वहीं 12 वर्ष तक के बच्चों का खेलकूद का कार्यक्रम रखना और उसे संचालित करने वाले निश्चित रूप से उन्होंने अपनी इस परीक्षा में पूर्ण रूपेण सफल हुए हैं। मैं नूतन कला निकेतन को, पुलिस प्रशासन को, उनके पूरे बालकों की किया है अपोलो कॉन्वेंट, किया है कुमारी देविका नगपुरे चित्रगुप्त स्कूल बालाघाट। तृतीय स्थान पर जतिन धुआरे ओजस स्कूल बालाघाट, इंडिया स्कूल बालाघाट। और अब बारी है जलेबी दौड़ की। इसमें 5 तीसरी क्लास से 12वीं
12 वर्ष के बच्चों का खेलकूद प्रतियोगिता थी। ये 16 साल से हम लोग प्रति वर्ष कर रहे हैं और इसमें खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक, ललित कला ऐसे 5 वर्ग थे जिसमें प्रतियोगिता संपन्न हुई है। तो खेलकूद प्रतियोगिता पुलिस लाइन बालाघाट में हुई और कल्चरल जो कितना कार्यक्रम था वो पूरा पुलिस नूतन कला निकेतन में हुआ। आज क्या किया? आज खाली रैली थी, जो शहर का भ्रमण करते हुए आके, और आज पारितोषिक वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अंतर्गत जिले के 32,000 किसानों ने 46 करोड़ की राशि जमा कराई थी। योजना के तहत उनका 32 करोड़ का ऋण माफ किया गया था। माफ की गई ब्याज की राशि का यह ब्यौरा अब जल्द ही मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पहुंचाया जाएगा, जिसको लेकर गुरुवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने बैठक में उपस्थित सभी पर्यवेक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। है ना, और मैं अक्सर ये तो कहते ही हूँ, बालाघाट जिले में चेतन्यता का, और आप लोगों ने सिद्ध किया, हमेशा की भांति इस बार भी आपने काम किया। और हम प्रदेश स्तर पे ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं सबसे आगे था, लेकिन इसके बावजूद मैं सम्मानजनक स्थिति में हूँ कि मैंने मतलब अभी बहुत सारे जिले बचे हैं, आधे जिले बचे होंगे शायद जो 100% नहीं है, और बालाघाट जिले में हमारा काम पूरा हो गया। अब जो आज आपको बनाया हम समझ चुके क्या, इनको हम समझ गए। तो ऐसा कहते हैं कि यदि आपने शुरुआती दौर में समझ लिया कि क्या करना, तो आधा काम समाप्त हो जाए, है ना। और जब हम नहीं सामने कोई समस्या आ गई तो फिर वो समझने को तैयार नहीं होते। आपके यहाँ कटेंगी में टीम कमजोर है। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बैंक प्रबंधक PS धनवाल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज की बैठक में मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना अंतर्गत ब्याज माफी का दावा बनाने के संबंध में सभी पर्यवेक्षकों को विस्तृत समझाइश दी गई थी। बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना अंतर्गत लगभग 32,000 किसानों ने भाग लिया और 46 करोड़ की राशि उनके द्वारा जमा करवाई गई है। योजना में मूलधन किसान की तरफ से जमा करने पर उनकी ओर बकाया समस्त ब्याज की राशि माफ की जानी थी, जो लगभग बालाघाट जिले में 32 करोड़ के आसपास की आ रही है। ये दावा शीघ्र शासन के समक्ष पेश कर सकें, इसलिए आज की बैठक रखी गई है। तो कितने कुल हैं सर अभी तक, कितने माफ होगा और क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? हाँ, ये मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना अंतर्गत तो ये फाइनली माफ हो चुका है, इसके केवल क्लेम जाना है। और जो योजना अभी आई है, एक नई योजना प्रस्तावित है कृषि ऋण माफी की, उसमें अल्पकालीन फसल ऋण 31 मार्च 2018 पर जो बकाया है किसानों की ओर पर, वो बालाघाट जिले में सहकारी बैंक से संबंधित जो समितियां, उनके लगभग 73,000 किसानों की ओर 243 करोड़ की राशि बकाया है, वो माफ होगी। हाँ, समय सीमा तो अभी बताया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि इस योजना का अंतिम स्वरूप अभी शासन की ओर से हमें अप्राप्त है। जैसे ही मसौदा प्राप्त होगा, उसमें ये सारी चीज़ें, प्रक्रिया क्या होगी, कब तक दावा देना होगा, किस तरीके से आवेदन पत्र किसानों से आमंत्रित करेंगे, कौन इसको जांचेगा, कहाँ इसका अंकेक्षण होगा, आदि आदि जो बातें हैं, वो योजना का मसौदा प्राप्त होने के उपरांत ही निर्धारित हो सकेगी। इसलिए ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि कब तक इसमें माफ कर दिया जाएगा। लालबर्रा से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित कंजई घाटी में बीती रात ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार वार्ड क्रमांक 1 सिद्धार्थनगर बूढ़ी निवासी अमित बरकड़े और वार्ड नंबर 5 गर्रा निवासी रविंद्र मर्सकोले की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक कार में सवार होकर छिंदवाड़ा से बालाघाट की ओर आ रहे थे। उसी दौरान लालबर्रा से सिवनी की ओर जा रहे ट्रक से सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डायल 100 और लालबर्रा पुलिस मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। इस संदर्भ में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TC मेश्राम के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मेरे द्वारा अभी 2 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम है अमित वरकड़े, पिता लक्ष्मण वरकड़े, उम्र 35 साल, निवासी बूढ़ी का। इसके चिन्ह जो मैंने शुरू से ही देखा है, उपरोक्त व्यक्ति जो है, जिसके दोनों पैरों का फ्रैक्चर है, दोनों पैर घुटने के नीचे से पर्टिकुलर फ्रैक्चर है और क्रश इंजरी से इसके सीने पर लगा है बहुत भयानक रूप से, जिससे इसकी सारी पसली अंदर की तरफ टूट गई है। तो उपरोक्त व्यक्ति जो है, इसका अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है
और इंटरनल इंजरी है, वाइटल आर्गन की इंजरी है। इस कारण उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु जो है अत्यधिक रक्तस्राव से हुई है। उपरोक्त व्यक्ति को भी क्रश इंजरी हुई है, डेस हुआ है, डेस किसी चीज़ से डेस होने के कारण इसके सीने में लगा, जिसकी पसली टूटी है। साथ ही इसके बाएं हाथ की सारी हड्डी डिफॉर्मेशन प्रूफ हो गई और टूट गई है। वैसे इसके सिर के ऊपर चोट लगा है, सिर के चोट से और अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण पसली टूटी है। इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव से हुई है। तो इसमें क्या उन्होंने ड्रिंक की हुई थी जब कार में? नहीं, ऐसा कुछ ड्रिंक इनका नहीं है। इनका एक्सीडेंटल इंजरी हुई है। दोनों ही व्यक्ति की मौत जो है एक्सीडेंट से हुई है। लालबाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिहोरा में 8 दिवसीय विराट श्रीमद् भागवत महापुराण विभूति सद्ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें चित्रकूट धाम से पधारे कथावाचक आचार्य भरत बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक संगीतमय कथा का वाचन किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम के 6वें दिन रुक्मणी विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। महाभागवत पुराण कितने दिनों से चालू हुआ यह कार्यक्रम? ये आज 6वां दिन है सर। तो आज कौन सा कार्यक्रम किया करेगा? आज रुक्मणी विवाह। ये हमारे क्षेत्र से करीब 25-30 गाँव के लोग आसपास के आए हैं। हमारे लालबाड़ा में कस्बे के लोग सभी लोग आए हैं, पूरे जिले से। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबाड़ा क्षेत्र के कंजई घाटी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत, ट्रक और कार की सीधी भिड़ंत। परसवाड़ा के पोंगार छोड़ी के जंगल में एक व्यक्ति का मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल में करीब आधा सैकड़ा चिकित्सकों के पद खाली। 5 दिन तक बैंक रहेंगे बंद, 24 को छोड़कर 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे बैंक। कच्ची शराब पकड़ने गए आबकारी पुलिस पर हमला, एक आरक्षक गंभीर। सिरोड़ी थाने के लिंगापोनार की घटना। लावारिस हालत में मिली मासूम बच्ची, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उकवा के छिंदी टोला की घटना। और बोर्ड परीक्षा की समय सारणी घोषित होने के साथ ही सक्रिय हुआ शिक्षा विभाग, ज्ञान पुंज दल करेगा स्कूलों की मॉनिटरिंग। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।